प्रिय मित्रों, तो लीजिए मैं विज्ञान के नेक्स्ट पार्ट जो है वो लेकर के आया हूँ आज। और आज का जो वीडियो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें। आज वाले में आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है, एक एक क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंस रखता है। मैंने क्लियर पहले इसलिए कह दिया है कि ये जो विज्ञान के प्रश्न है अनिवार्यतः प्रश्न रीट में आएंगे। ये प्रश्न अब बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं, आप इनको ज़रूर पढ़ें। तो लीजिए मैं स्टार्ट करता हूँ विज्ञान के आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके रीट मेंस 2023 यानी थर्ड ग्रेड गणित और विज्ञान का एग्ज़ाम जो देने वाले हैं उन सभी के लिए ये इम्पोर्टेंस रखता है। हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, आप शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ये आपका अपना चैनल है। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है, तिलचट्टे में रुधिर का रंग कैसा होता है? लाल, नीला, पीला और रंगहीन। देखिए तिलचट्टे के अंदर कोई भी वर्णक नहीं पाया जाता और इस वजह से इसका सही आंसर है डी वाला ऑप्शन। ये देखिए तिलचट्टे में परिसंचरण यानी सर्कुलेशन इन कॉकरोच, और ये क्लियर लिखा है इसके अंदर, तिलचट्टा में रुधिर वर्णक की अनुपस्थिति के कारण रंगहीन होता है। ये आपको इसके अंदर जो प्रश्न बनता है मैंने यहाँ से इसको आपको बता दिया है, आप इसको याद रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, एक कोशिकीय जंतुओं में पाया जाता है लैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, दोनों और कोई नहीं। तो ध्यान देना, इसके अंदर जो एक कोशिकीय जंतु होते हैं उसके अंदर केवल अलैंगिक जनन पाया जाता है, ध्यान रखना। जबकि अगर यहाँ पर बहुकोशिकीय जंतु हो तो उसके अंदर दोनों ही प्रकार का जनन पाया जाता है। क्वेश्चन थर्ड कह रहा है कि कौन सी एक अलैंगिक जनन की विधि है? विखंडन मुकुलन, मुकुलन बीजाणु जनन, टीला दाब कर्तन और उपयुक्त सभी, यानी डी वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। ये सारी की सारी अलैंगिक जनन की विधियां हैं, आपको इसके अंदर याद रखना होगा। क्वेश्चन 4 कह रहा है, पादपों में कृत्रिम कायिक जनन में किस विधि में हार्मोन IBA का यूज होता है? वायुदाब विधि, टीला दाब विधि, कलम रोपण और कर्तन। देखिए चारों ही एक जैसे लग रहे हैं। ये IBA एक प्रकार का हार्मोन है जिसके बारे में अभी बात करता हूँ। सही आंसर इसके अंदर डी वाला है, ये कर्तन के अंदर IBA हार्मोन का उपयोग होता है। यहाँ थोड़ा ध्यान से देख ले, ये कृत्रिम कायिक जनन की विधियाँ हैं, ठीक है। इसके अंदर कर्तन, कलम रोपण, दाब लगाना, दाब लगाने में ध्यान रखना टीला दाब विधि, और दूसरी जो विधि है वो गुटी या वायुदाब विधि है। तो ये विधियाँ इसके अंदर कृत्रिम कायिक जनन के लिए हैं। और मैं बात कर रहा था कर्तन की, तो कर्तन में आप देखो कलिका रोपण विधि की दे रखी है, ठीक है। अब कर्तन में जो किया है खास तौर से ये देखिए कि कर्तन के कुछ हिस्से को नम मिट्टी में दबाने पर इससे जड़ें उत्पन्न हो जाती है तथा मात्र पादप के समान नवपादप परिवर्तित हो जाता है। उपयुक्त वृद्धि हार्मोन जैसे इंडोल ब्यूटायरिक एसिड, IBA की फुल क्या है? इंडोल ब्यूटेरिक एसिड। इसके अत्यंत तनुगोल में कर्तन को 8-10 घंटे डुबो कर रखने पर इनमें जड़ें शीघ्रता से उत्पन्न होती है। और इसके लिए आपके ये किस्में खास तौर से अंगूर है, गुलाब है, फाल्स है आदि पादपों के व्यावसायिक प्रवर्धन में कर्तन विधि का व्यापक उपयोग किया जाता है। यहाँ पर यह प्रश्न आपके लिए इम्पोर्टेंस रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, कौन सा एक कोशिकीय प्राणी है? एक कोशिकीय यूनिसेलर। तो ABCD आपके पास अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है और सभी। तो आपको ध्यान रखना ये सभी जो है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सभी एक कोशिकीय प्राणी है, ध्यान रखना। ये प्रश्न अपन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, फिर भी एग्जाम में हमारे के अंदर मिस्टेक हो जाती है, तो हमें ध्यान रखना होगा। ये तो ठीक है, यहाँ सभी दे दिया, बाकी यहाँ पर अगर एक और दे दिया जाए इनके जैसा ही तो कन्फ्यूज़न या हाइड्रा का डाल देगा, ठीक है ना। तो हाइड्रा डालते ही ध्यान रखना हाइड्रा जो है बहुकोशिकीय है, ध्यान रखना। तो ये आपके ये सभी जो है इसके अंदर एक कोशिकीय प्राणी होंगे। क्वेश्चन 6 कह रहा है, किसमें लैंगिक और अलैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है? यूग्लिना, हाइड्रा,
अमीबा और पैरामीशियम। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और अभी जो मैंने बताया ये वही है, बी वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। हाइड्रा ऐसा प्राणी है जिसके अंदर दोनों ही प्रकार का जो है जनन पाया जाता है। फिर अगला प्रश्न और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। क्वेश्चन 7, हाइड्रा में लैंगिक जनन किस माह में सामान्यतया होता है? हाइड्रा में लैंगिक जनन किस माह में सामान्यतया होता है? जनवरी फरवरी, फरवरी मार्च, मार्च अप्रैल या फिर मई जून? सही आंसर है इसका बी वाला, फरवरी मार्च में। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, हाइड्रा में लैंगिक जनन किस माह में है ना, तो फरवरी मार्च जो महीना है उसके अंदर सामान्यतया ये जनन पाया जाता है। अब आप इसके अंदर देखें, ये आपके हाइड्रा है। हाइड्रा में जनन यानी रिप्रोडक्शन इन हाइड्रा बहुकोशिक जीवों जैसे हाइड्रा में अलैंगिक और लैंगिक दोनों प्रकार का जनन पाया जाता है। ये आपके बायो के जो टॉपिक्स है मैंने खास तौर से आपकी डिमांड की वजह से मैंने लिए हैं, ध्यान देना। तो ये इसके अंदर प्रश्न बन रहा है, दोनों तरह का होता है। अलैंगिक जनन की बात करें तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन मुकुलन विधि से होता है, ये प्रश्न भी यहाँ से बनता है, ध्यान देना, ठीक है। दूसरा है लैंगिक जनन, सामान्यतया फरवरी और मार्च माह में हाइड्रा के शरीर पर गांठों के रूप में नर और मादा जननांग, वृषण और अंडाशय का निर्माण करते हैं, ध्यान रखना। तो ये साफ साफ दे रखा है फरवरी एवं मार्च माह। लैंगिक जनन का जो समय है वो फरवरी मार्च माह, किसमें? हाइड्रा। और ये लिखा भी है हाइड्रा मुकुलन, मतलब प्रश्न कहाँ से? अलैंगिक लैंगिक जनन दोनों प्रकार के जनन, एक ये प्रश्न याद रखना है। अलैंगिक जनन जो होता है वो मुकुलन विधि से होता है, किसमें? हाइड्रा में, ये लिखा हुआ है। और लैंगिक जनन जो होता है वो फरवरी मार्च में। ये प्रश्न आपको यहाँ से इंपॉर्टेंस रखता है, जो आपको याद रखना होगा। अब यहाँ से जो प्रश्न स्टार्ट किए 8 से, ये सारे लगभग आपके अंतःस्रावी ग्रंथियों से संबंधित प्रश्न है। बहुत सावधानी बरतना है, बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न लिए हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, ध्यान देना, जो अपन ने अभी तक 7वीं 8वीं में पढ़ी है सामान्यतया उन्हीं में से डीप क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन है, वैसोप्रेसिन हार्मोन का संबंध किस ग्रंथि से है? थाइमस, थायराइड, परावटु और पीयूष ग्रंथि। तो सही आंसर इसके अंदर क्या होगा? डी वाला ऑप्शन इसके अंदर सही है, पीयूष ग्रंथि। ये देखिए, ये आपके पीयूष ग्रंथि, और अपने को पता है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? प्रमस्तिष्क के पश्च भाग में, ठीक है। और ख़ास तौर से ये मटर के दाने के जितना इसका आकार होता है, और ये हमारी प्रमुख अंतःस्रावी ग्रंथि है। और पिट्यूटराइन हार्मोन इससे स्थिर होता है, ये खास बात ध्यान रखना, पिट्यूटराइन हार्मोन। और इसी के अंदर जो है आपके वैसोप्रेसिन हार्मोन, यानी इस ग्रंथि से स्रावित वैसोप्रेसिन हार्मोन वृक्क नलिकाओं में जल के पुनः अवशोषण को बढ़ाता है और जल और विद्युत का संतुलन करता है। और इसके अल्प स्रवण से मूत्र की मात्रा बढ़ जाती है और इसे उदक मेह कहा जाता है, डायबिटीज़ इंस्पाइडस, ध्यान देना, ठीक है। यानी ये तो खास तौर से इंपॉर्टेंस है, जिससे अपन जानते हैं मनुष्य अगर इसका अति स्रवण होता है तो बहुत लंबा हो जाता है आदमी, और अगर अल्प स्रवण होता है तो ये मनुष्य बौना रह जाता है। तो ये पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटराइन हार्मोन और खास तौर से ये वैसोप्रेसिन हार्मोन, ये आपको इसके अंदर ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन 9th वाला, कैल्शिटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? देखिए, ये सारे नए नए नाम जो आ रहे हैं, ये मैंने यूँ तो बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, अपन कौन से याद रखेंगे, लेकिन ये सारे वो हार्मोन हैं जो सामान्य ग्रंथियों से, जो ग्रंथियाँ अपन 9th 10th और 7th 8th के अंदर पढ़ चुके हैं, थायराइड हुई, ये पीयूष ग्रंथि हुई, थाइमस हुई, परावटु है, ये सारी ग्रंथियाँ अपन 8th और 7th तक लेवल तक में अपन पढ़ चुके हैं, इसलिए अपने लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। बाकी तो ये ऐसे बहुत सारे हार्मोन होते हैं, अपन किस किस को याद रखेंगे, लेकिन ये वैसोप्रेसिन हुआ, कैल्शिटोनिन हुआ, ये सारे हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। तो यहाँ इसने पूछा कि ये कैल्शिटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्थित होता है? परावटु, थायराइड, पीयूष और थाइमस। तो आप बताएं इसमें से कौन सा सही है? ये आपके बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, इसके अंदर थायराइड हार्मोन, थायराइड ग्रंथि, क्षमा करें, ये थायराइड नहीं, ये जो है आपके किससे? परावटु ग्रंथि से
स्रावित होता है। ध्यान रखना, कैल्शिटोनिन हार्मोन परावटु। अब ये परावटु ग्रंथि कौन सी है, आप ध्यान से देखें, समझ लेना। इसके अंदर ये आपके दे रखा है पैराथायरॉइड या परावटु ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि की पृष्ठ सतह पर, ओरिजिनली थायराइड ग्रंथि ही है, ध्यान देना, ठीक है। थायराइड ग्रंथि की पृष्ठ सतह पर 2 जोड़ी पैराथायरॉइड ग्रंथि स्थित होती है, भले इसको पैराथायरॉइड बोलो या परावटु बोलो। इससे कैल्शिटोनिन हार्मोन स्थित होता है। अब ये करता क्या है, यह रुधिर में कैल्शियम और फॉस्फेट आयनों का संतुलन बनाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको डीप ऐसे प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। और यह हड्डियों की वृद्धि और दांतों के निर्माण का नियंत्रण भी करता है। इस हार्मोन की कमी से पेशियों में अधिक समय के लिए संकुचन हो जाता है और इसी रोग को अपन क्या कहते हैं, टिटेनी। और इस हार्मोन के अधिक स्राव से हड्डियां गलकर कोमल और कमजोर हो जाती है, जिसको अपन क्या कहते हैं, ऑस्टियोपोरोसिस। यानी ये 4 लाइनें 5 लाइनें देख लीजिए, लेकिन इसमें से कितनी, हर लाइन कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है आपके लिए। अगला क्वेश्चन जो आ रहा है 10वां, टिटेनी रोग का संबंध है परावटु, थायराइड और पीयूष और थाइमस। तो देखिए, ये अभी अपन ने पढ़ा है टिटेनी रोग, ये किससे संबंधित है, परावटु ग्रंथि से संबंधित है। ए इसका सही आंसर है। अभी पेपर ने पढ़ा है, देखिए ये परावटु ग्रंथि और ये रोग टिटेनो है ना, जिसको टिटनस कहते हैं ना, लगभग ये वही रोग है, याद रखना आपको। फिर अगला प्रश्न लास्ट कह रहा है, देखिए ये मेलेटोनिन हार्मोन, इसकी बात कर रहा है ये। मेलेटोनिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, अवटु, पीयूष, पिनियल और अग्नाशय। अब आप बताएं किस ग्रंथि से ये होता है। ध्यान रखना, थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना होगा। ये सी वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है, पीनियल ग्रंथि। अब आप देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, पीनियल ग्रंथि, यह ग्रंथि कहाँ, प्रमस्तिष्क। जबकि अपन ने पीछे जो पढ़ा था एक खास बात, पीयूष ग्रंथि, ये प्रमस्तिष्क। यानी पीयूष ग्रंथि और पीनियल ग्रंथि दोनों ही प्रमस्तिष्क के पश्च भाग में ही होती है और ये बहुपलित ग्रंथि होती है। इसमें 2 प्रकार की कोशिकाएं, न्यूरोग्लियल और पीनियलोसाइट्स होती है और इस ग्रंथि से स्रावित मेलेटोनिन हार्मोन त्वचा के रंग को हल्का करता है और ये जननांगों के विकास और कार्यक्षमता को अवरोध पैदा करता है। यानी मेलेटोनिन हार्मोन का सीधा संबंध किससे है, पीनियल ग्रंथि से, और ये त्वचा के रंग को हल्का करता है। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्वेश्चन 12 कह रहा है, किस हार्मोन की अधिकता से ऑस्टियोपोरोसिस रोग होता है। अब देखो, ये सबको पता है कि ऑस्टियोपोरोसिस जो है वो हड्डियों से संबंधित रोग है, ध्यान देना। लेकिन इसमें कौन सा हार्मोन है जो बहुत ज़्यादा मात्रा में हो जाता है, मेलेटोनिन, वैसोप्रेसिन, थाइमोसिन या कैल्शिटोनिन। कौन सा है, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, कैल्शिटोनिन। अपन ने अभी इसको पढ़ा है, इसकी अधिकता से ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13, आप इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लें, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है कि आपने इसको खूब पढ़ रखा है, लेकिन इस टॉपिक में से मैंने 2 क्वेश्चन निकाले हैं, ध्यान देना। ये दोनों ही क्वेश्चन 13 और 14 आगे वाला है, बहुत इंपॉर्टेंस है। तो आप क्वेश्चन नंबर 13 को ठीक से स्टडी करें। ये पूछ रहा है कि किस ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, पीनियल, अग्नाशय, अधिवृक्क या फिर पीयूष। बताइए आप कौन सी मिश्रित ग्रंथि है। ये है बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान देना। अब अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है मैं आगे बताता हूं आपको। अगला प्रश्न स्टार्ट हो उसके पहले मैं बात करूं, देखिए ये आपके अग्नाशय ग्रंथि, ध्यान से देखना। अग्नाशय ग्रंथि, इसमें अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की कोशिका समूह पाए जाते हैं और इसलिए इसको मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। मेरे हिसाब से अब आप ये नहीं भूलेंगे। क्वेश्चन 14 कह रहा है, संकटकालीन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है, थायराइड, थाइमस, अधिवृक्क और अवटु। क्या आंसर है बताइए। सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, अधिवृक्क। ठीक है, अब ये संकटकालीन हार्मोन मतलब अधिवृक्क। अब अधिवृक्क कैसे,
ये देखिए, ये आपके अधिवृक्क ग्रंथि है, आप जानते हैं इसमें। और इस ग्रंथि से आपको मालूम होगा, इसको एड्रिनल ग्रंथि भी कहते हैं और दूसरा नाम इसका अधिवृक्क ग्रंथि है। ध्यान क्या रखना, इसके अंदर एड्रिनल हार्मोन, एड्रिनलिन हार्मोन हमें संकटकालीन परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार करता है और इसलिए इसे संकटकालीन हार्मोन भी कहते हैं। किस हार्मोन को? एड्रिनलिन हार्मोन, यानी कि अधिवृक्क ग्रंथि या एड्रिनलिन या एड्रिनल ग्रंथि। ये आपको इसके अंदर ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है अगला, क्वेश्चन 15। ये कह रहा है अग्नाशय ग्रंथि में लैंगरहैंस द्वीप है। किसी जमाने में खाली ये पूछा जाता है कि लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं पाई जाती है किस ग्रंथि में, तो हर कोई पढ़ा बता देता, लेकिन आजकल क्वेश्चन इसी टॉपिक वही है और इसके अंदर डीप में जाते हैं, ध्यान रखना है। अब ये प्रश्न आरपीएससी में कितने बार पूछा गया है कि लैंगरहैंस द्वीप जो है वो किससे संबंधित है। हालांकि इंसुलिन हार्मोन के बारे में प्रश्न पूछे गए हैं, लेकिन ग्लूकागोन वगैरह है, तो ये तो बहुत पहले छोटे लेवल पे पहले पूछे जाते हैं, अब इसमें वो डीप जाने लग गया है। तो इसके अंदर कह रहा है कि अग्नाशय ग्रंथि में लैंगरहैंस द्वीप है। पहला ऑप्शन अंतःस्रावी कोशिकाओं का समूह, बी बहिस्रावी कोशिकाओं का समूह, सी ए व बी दोनों, और डी कोई नहीं। तो कौन सा सही है इसके अंदर? ये आपके ए वाला सही आंसर, इसके अंदर ध्यान देना, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अधिवृक्क ग्रंथि में लगभग 50 हार्मोन इसके कॉर्टेक्स भाग में स्रावित होते हैं। ये किसका उपापचय करते हैं? विटामिन का, वसा का, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। यूँ तो लगभग सभी में इसका योगदान होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा इसमें जो होता है उपापचय करने का, मेटाबॉलिज्म का काम, वो किसका होता है? तो सही आंसर है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है। मैं आपको अभी बताता हूँ। ये आप देखें, ये अधिवृक्क ग्रंथि और इसके अंदर साफ साफ लिखा है कॉर्टेक्स भाग में से लगभग 50 हार्मोन स्थित होते हैं और इन्हें कार्टिकॉइड्स कहते हैं। ये कार्बोहाइड्रेट्स का उपापचय और खनिज अवयवों का नियंत्रण करते हैं। इनके असमान स्त्रवण से विभिन्न रोग होते हैं, जिसके अंदर बता रखा है इसने। देखो ये हार्मोन रक्तचाप, हृदय स्पंदन, आधारी उपचय की दर और रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाते हैं। तो अधिवृक्क ग्रंथि से कहाँ से क्या प्रश्न बन रहे हैं वो मैंने आपको बता दिया। अभी मैंने एक बात और कही थी अग्नाशय ग्रंथि की, जिसमें लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं क्या है। देखिए अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार का कोशिका समूह है और इसलिए इसको अपन ने क्या पढ़ा? मिश्रित ग्रंथि। अब इसके बहिस्रावी भाग में अंतःस्रावी कोशिकाओं के छोटे अंडाकार समूह पाए जाते हैं। इन कोशिका समूहों को अपन लैंगरहैंस कहते हैं। तो ये आपके पास आ गया अंतःस्रावी कोशिकाओं का जो समूह है, उसको अपन क्या कहेंगे? लैंगरहैंस द्वीप कोशिकाएं, ठीक है। तो ये दोनों ही प्रश्न इसके अंदर आपके क्लियर हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है। देखिए ये क्वेश्चन मैं बोलूँ उसके पहले क्योंकि मैं बताना चाहूँगा कि चाहे मेरे पास सोर्स कोई भी हो, लेकिन मेरा प्रयास रहता है कि आपके रीट मेंस एग्ज़ाम्स के दृष्टि से या चाहे कोई सा भी जो एग्ज़ाम इन कंटेंट्स से जुड़ा हुआ है, उसके लिए मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन और अच्छे से अच्छा कंटेंट निकालने का प्रयास करता हूं और आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं। मेरी कोशिश रहती है कि आपको ये जो भले वीडियो बहुत छोटा है, 20 मिनट का है, 25 मिनट का, लेकिन इससे आपको इतना डोज मिल जाए कि आप एग्ज़ाम में बहुत अच्छा कर सको। और आपको हर वीडियो से मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि इन प्रश्नों को आप ठीक से पढ़िए, करिए। आप जब पेपर आए तब आप मिलान करना पेपर से, आपको इनमें से हर वीडियो से कम 4 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। दावे ज़्यादा मिल सकते हैं लेकिन कम नहीं मिलेंगे। और मैं आपको बताऊंगा जब एग्ज़ाम पूरा हो जाएगा तब। तो आप इस वीडियो को मिस नहीं करें, आप वीडियो को पूरा एक एक क्वेश्चन को ठीक से स्टडी करें, पढ़ें। मैंने हर सेकेंड पर अच्छा मतलब कंटेंट या टॉपिक्स देने का प्रयास किया है। तो क्वेश्चन 17 कह रहा है कि किसने सर्वप्रथम पादप वृद्धि नियंत्रक हार्मोन की खोज की? वॉन सॉक्स, मिशर, अल्टमान और वाटसन है ना। तो इसमें सही आंसर क्या है? आपको पता होगा, आपने पढ़ रखा है, आप बताएं आंसर। इसमें सही आंसर है ए वाला, वॉन सॉक्स। ये देखिए आपके ये लिखा है
प्रथम जूलियस वॉन सॉक्स नामक वैज्ञानिक द्वारा 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध में ये बताया कि पादपों में वृद्धि नियंत्रक पादप हार्मोन उपस्थित होते हैं। ठीक है, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसलिए मैंने आपको बुक से भी बता दिया है। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कौन सा एक वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन नहीं है। अब इसने जो कहा कि वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन नहीं है, साइटोकाइनिन, एथिलीन, जिब्रेलिन और एब्सिसिक अम्ल। तो देखिए लगभग आप सभी जानते हैं या आपने पढ़ रखा है। अब आप पहले इसको बताएं कि कौन सा वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन नहीं है। देखिए साइटोकाइनिन ये है, एथिलीन ये भी है और जिब्रेलिन ये भी है। तो एब्सिसिक अम्ल ये नहीं है। ये आप देख लें। दरअसल इसके अंदर आपके जो दे रखे हैं वृद्धि प्रवर्धक ग्रोथ प्रोमोटर्स, इसके अंदर जो पादप हार्मोन पादप वृद्धि बढ़ाते हैं ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन और एथिलीन। ध्यान देना, जो इंपॉर्टेंट पार्ट है मैं बताना चाहूँगा कि ऑक्सिन हार्मोन प्रकृति वर्ण का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन ने पौधों पर एक दिशा से पड़ने वाले प्रकाश और गुरुत्वीय बल का पादप गति पर प्रभाव का अध्ययन किया। ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये किसने किया है? चार्ल्स डार्विन ने। और आपको इसको ध्यान रखना पड़ेगा। और इसके अंदर F.W. वेंट नामक वैज्ञानिक है जिसने क्या किया, इंडोल एसिटिक अम्ल के रूप में एक पदार्थ की पहचान की है। बाद में तो बहुत सारे जो है रसायन मिल गए जिनको सामूहिक रूप से ऑक्सिन हार्मोन कहा गया। अब इसके अंदर इंडोल पायरुविक अम्ल, इंडोल एसिटाल्डिहाइड, ठीक है, ये सारे के सारे क्या है? ऑक्सिन हार्मोन है। ऑक्सिन कोई मतलब एक पर्टिकुलर हार्मोन नहीं है, ध्यान देना। ऑक्सिन के अंदर जैसे इंडोल एसिटिक अम्ल हुआ, ये इंडोल पायरुविक अम्ल हुआ, इंडोल एसिटाल्डिहाइड हुआ, ये सारे के सारे क्या है? ऑक्सिन हार्मोन है। ठीक है ना, कोई पर्टिकुलर एक नहीं है, एक कैटेगरी है, ध्यान रखना ऑक्सिन हार्मोन की। और ये सारे के सारे क्या करते हैं? ये वृद्धि प्रवर्धक हार्मोन है, ध्यान देना। ऐसे ही हम अगला प्रश्न लेते हैं। मतलब एब्सिसिक अम्ल जो है वो वृद्धि को रोकने वाला है, ध्यान देना, निरोधक मतलब रोकने वाला हार्मोन है। अगला प्रश्न देखिए बहुत ही प्यारा, क्वेश्चन 19। ये कह रहा है किस वृद्धि हार्मोन का संबंध मूर्ख नवोद्भिद रोग से है? क्या प्रश्न है प्यारा, देखो आप। मूर्ख नवोद्भिद रोग, ऑक्सिन हार्मोन, एथिलीन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, कौन सा सही इसके अंदर? इसके अंदर सही आंसर है सी वाला, जिब्रेलिन हार्मोन। ये मूर्ख नवोद्भिद रोग से संबंध रखता है। कैसे? अब देखिए आप, जिब्रेलिन हार्मोन है ना, इस वर्ग का प्रमुख पदार्थ जिब्रेलिक अम्ल है और इसकी खोज जापान में मूर्ख नवोद्भिद रोग के रूप में हुई, फुलिश सीडलिंग डिसीज। यह देखा गया कि धान के खेतों में कुछ नवोद्भिद तेजी से सबसे पहले बढ़ जाते हैं मगर उन पर दाने नहीं लगते हैं। बाद में खोजबीन करने पर यह पाया कि नवोद्भिद की वृद्धि जिब्रेला फ्यूजिकुराई नामक कवक के संक्रमण से होती है। कवक से जिब्रेलिक अम्ल पदार्थ प्राप्त किया गया जिसके छिड़काव से स्वस्थ पौधों में भी मूर्ख नवोद्भिद जैसे लक्षण पैदा हो सकते हैं। ये इसके अंदर आपको याद रखना है। तो मूर्ख नवोद्भिद मतलब जिब्रेलिन हार्मोन। अगला प्रश्न जो है, किसने जो है सबसे पहले आप क्या पूछा इसने, किसने एथिलीन को सर्वप्रथम पादप हार्मोन घोषित किया? डार्विन, बर्ग, फोंटाना और वोमन। क्या सही आंसर है बताइए? ये बी वाला सही है, बर्ग ने सबसे पहले इसको पादप हार्मोन घोषित किया। जबकि अपन जानते हैं कि एथिलीन होता क्या है। एथिलीन तो अपने को मालूम है कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 है, एथाइन है ना, C2H4 कहो भले, इसको एक ही बात है। तो ये वास्तव में एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, लेकिन सर्वप्रथम इसको पादप हार्मोन किसने बताया? बर्ग ने। ये देखिए आप, एथिलीन यह एक परिचित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है और यह अत्यंत कम मात्रा में पादप वृद्धि को नियंत्रित करती है। 1962 में बर्ग ने इसे सर्वप्रथम पादप हार्मोन घोषित किया। इसका उपयोग फलों को पकाने में किया जाता है और पादपों में मादा पुष्प की वृद्धि को प्रेरित कर उत्पादन बढ़ाती है। तो ये आपके खास तौर से इंपॉर्टेंस रखता है एथिलीन हार्मोन। तो ये इस तरीके से आप देखिए आज वाला जो पार्ट है पूरा खास तौर से अंतःस्रावी ग्रंथियाँ, पादप
वृद्धि और नियंत्रक हार्मोन, और जो शुरुआती दौर में मैंने इसके अंदर जो प्रश्न दिए हैं वो कोशिका लैंगिक अलैंगिक जनन से संबंधित प्रश्न मैंने इसके अंदर लिए हैं। तो आप इसको ज़रूर स्टडी करें। आज का ये पार्ट आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। मुझे पूरा विश्वास है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, आपको ज़रूर फ़ायदा दिलाएगा। अगर आप इसको पढ़ के जाएंगे, इनके सारे प्रश्नों को समझ के जाएंगे, याद करके जाएंगे, तो आपको रीट मेन एग्ज़ाम का जैसे पेपर सामने आएगा आपको लगेगा कि वास्तव में इसमें से क्वेश्चन आए हैं और हमारे सही हुए हैं और अब हमारा सिलेक्शन पक्का है। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ में, इस चैनल के साथ में। थैंक्स।